हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 4.1 की थी, जिसमें हमने ये सीखा था कि द्विघात समीकरण की जांच किस प्रकार से की जाती है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। आज हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। इसमें आपको ये दिया गया है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, तो गणित में कई प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए हमें समीकरण बनाने होते हैं। अब समीकरण, अभी हम द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं, तो कुछ समस्याओं को हल करने के लिए हमें द्विघात समीकरण बनाने होते हैं। फिर समीकरण को हल किस प्रकार से करते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। लेकिन फिलहाल हम अभी ये देखेंगे द्विघात समीकरण का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, एक पहला क्वेश्चन जो आपके पास दिया गया है, इसमें ये दिया गया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। यदि क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसका द्विघात समीकरण किस प्रकार से तैयार होगा, देखिए। मान लीजिए ये एक आयताकार प्लॉट है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर, मतलब आयताकार। ये एक भूखंड का टुकड़ा है, पीस ऑफ लैंड। तो इसमें ये तो क्या होगा, इसकी लंबाई, और ये क्या होगा, इसकी चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए इसमें ये दिया गया है क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यहाँ कंडीशन क्या है कि लंबाई अधिक है। वैसे भी आयत की लंबाई अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। विड्थ है इसकी, उसको मान लेते हैं x। मान लिया ये x, फिर लिखेंगे माना, ऐसे हम हल कर रहे हैं इसको, ठीक है। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, जिसको हम बोलते हैं विड्थ, बराबर है x मीटर। यहाँ पे आपको लंबाई और चौड़ाई मीटर के अंदर ज्ञात करनी है। मीटर के लिए कहा गया है, इसलिए मीटर मान लिया। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या है, x मीटर है, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार लिखते हैं यहाँ पे, प्रश्नानुसार, ठीक है, लंबाई, जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ठीक है। यहाँ पर जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो इसकी जो लेंथ है उसको मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके एक मतलब 1 ऐड करने में प्राप्त होती है, ठीक है। प्रश्नानुसार लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ठीक है, एक अधिक है। ये आपको दिया गया है, ये कंडीशन है इसके अंदर कि लंबाई जो है उसके चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अतः, ठीक है, अतः जैसे मान लो चौड़ाई x मान ली, तब लंबाई क्या होनी चाहिए आपके पास में, इसका दुगना करके इसमें 1 जोड़ दिया जाए, क्योंकि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, 1 ज्यादा है। तो लिखेंगे 2x, तुम दुगना कर दिया, x का दुगना कितना हो गया, 2x। अब इसमें 1 अधिक करना तो +1 होगा ध्यान में, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई, ये हो गई इसकी लंबाई। इसको भी लिखेंगे यहाँ पर, अतः भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास में, 2x + 1। ये मैंने आप इसे समझाने के लिए लिखी है, अगर आप नहीं भी चाहें तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे आपको प्रश्न में दिया गया था कि जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, इसलिए हमने जो चौड़ाई थी उसका पहले दुगना किया और फिर उसमें एक अधिक कर दिया, ठीक है, 1 ऐड कर दिया। इसके अलावा आपको क्या दिया गया, भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। अब आप
देखिए आपका भूखंड जो है वो किस टाइप का है, तो हम कहेंगे ये एक आयताकार है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है। और आपके पास यहाँ पे जो भूखंड है वो भी क्या है, अब जो प्लॉट है वो भी किस आकार का है, आयताकार है। अब देखिए आपके पास में यहाँ पे लंबाई भी है, ये तो क्या है लंबाई, ये क्या है इसकी चौड़ाई। यदि हम लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर दे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा आयताकार प्लॉट का। यहाँ लंबाई कितनी है आपके पास में, तो लिखेंगे 2x + 1 इंटू चौड़ाई की आपके पास में x इक्वल टू इस आयताकार जो भूखंड है इसका क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर, या क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, ये आपका ही समीकरण बन गया। क्या बन गया ये समीकरण। अब आप कहेंगे समीकरण कैसे बना, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था जब कभी भी इक्वल टू का साइन आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, समीकरण कहते हैं। अभी समीकरण कैसा द्विघात समीकरण है या नहीं है तो उसको हम किस प्रकार जांचेंगे, पहले इसको हम मानक रूप में लेके आएंगे और मानक रूप में लाने के बाद हम देखेंगे द्विघात समीकरण बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, हो सकता है रैखिक समीकरण भी हो सकता है, ठीक है, एक घात वाला समीकरण भी हो सकता है। तो अभी इसको हम पहले मानक रूप में लेके आएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे x का मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से। ठीक है, x का मल्टीप्लाई पहले तो हम इससे करेंगे 2x से करेंगे और 2x से करने के बाद फिर किससे करेंगे, x से। ठीक है, पहले इस x का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x से, फिर इसी x का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से। ठीक है, अब देखिए ये मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है यहाँ पर, तो x का मल्टीप्लाई 2x से क्या है, कितना हो गया 2x स्क्वायर। अब x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1x या x इक्वल टू 528। अब इसको हम बाएं पक्ष में लेके आ जाएंगे, बराबर में क्या करेंगे 0 कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण तैयार हो गया। ठीक है, अभी फिलहाल आपको केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, आपको द्विघात समीकरण बनाना है, इसको हल किस प्रकार किया जाता है तो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताएंगे आपको। ठीक है, इसको भी हल करने के 2-3 विधि है, 2-3 मेथड हल करने के, जिसके बारे में नेक्स्ट एक्सरसाइज में चर्चा करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये दिया गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो इसका द्विघात समीकरण किस प्रकार से तैयार होगा बताइए। तो देखिए दो क्रमागत, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का ही, ठीक है, दूसरे का सेकंड लेते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये ना, पूर्णांकों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ आपके पास दो संख्याएं हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर आपको 306 प्राप्त होता है। अब इसमें किया गया है, दे रहा है कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब हमें यदि पूर्णांक ज्ञात करने हो तो किस प्रकार ज्ञात करनी है, हमें
पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दो क्रमागत, क्रमागत का अर्थ क्या होता है? अब आप कहेंगे क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली, जो क्रम से आने वाली संख्याएं होती हैं उन्हें बोलते हैं क्रमागत, क्रम से आगत, ठीक है। अब बीजगणित के अंदर जब कभी भी हम क्रमागत संख्या मानेंगे तो फर्स्ट हम मानते हैं वैसे जनरली x, पहली संख्या मान लेते हैं x, इसके बाद में जो नेक्स्ट संख्या होगी वो क्या होगी? x प्लस वन। हम वन ऐड करते जाते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर वन है, अब अगला नंबर क्या होगा? वन के बाद क्या आएगा? टू। कैसे निकाला आपने? वन में वन ऐड किया, टू आ गया। अब टू में फिर हम वन को ऐड करेंगे तो थ्री आ जाएगा, थ्री में वन ऐड करेंगे फोर आ जाएगा, फोर में वन ऐड करेंगे फाइव आ जाएगा। इस तरह हम वन ऐड करते करते आगे के नंबर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार फर्स्ट नंबर हम x मान लेते हैं तो इसके जस्ट अगला नंबर आएगा x प्लस वन, इसके जस्ट अगला नंबर आएगा x प्लस टू, इसके बाद आएगा x प्लस थ्री, इसके बाद आएगा x प्लस फोर, इसके बाद x प्लस फाइव, और इस तरह से डेक्सन कार्यक्रम चलता जाएगा। इन्हें हम बोलते हैं क्रमागत संख्याएं, क्रम से आने वाली संख्याएं। ये क्रमागत संख्याएं हैं। कौन सी है? क्रमागत, ठीक है। संख्याएं मतलब क्रम से आने वाली। अब आपको केवल दो क्रमागत संख्या लेनी है। कितनी? दो। तो हम स्टार्टिंग की दो संख्या ले लेते हैं, दो। हमने दो नंबर ले लिए x और x प्लस वन लेंगे। माना दो क्रमागत संख्याएं, माना दो, अभी दो की बात हो रही है तो हम दो ही लेंगे, ठीक है। ज्यादा की बात होती, तीन अंकों की बात होती तो हम तीन संख्या ले लेते हैं, वन टू थ्री, इस तरीके से, है ना। तो माना दो क्रमागत संख्याएं x तथा x प्लस वन है, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार आपको जो कंडीशन दी हुई है वो क्या दे रखी है? इन पूर्णांकों का जो गुणनफल है, इनका जो मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट प्राप्त होता है वो 306 है। देखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार दोनों पूर्णांकों, ठीक है, का गुणनफल कितना दिया गया आपको? 306 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ये जो दो संख्या हमने मानी है, जो दो पूर्णांक हमने लिए हैं x और x प्लस वन, इनको हम मल्टीप्लाई करके बराबर में 306 कर देंगे। तो लिखेंगे x, अतः प्रश्न के अनुसार पहला पूर्णांक हमने x मान रखा है यहाँ पर, सेकंड जो पूर्णांक है वो x प्लस वन है। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ कोई साइन नहीं लगाया। इसका मतलब क्या है? इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इक्वल टू 306 मतलब 306, ठीक है। ये आपका समीकरण बन गया। लेकिन इस समीकरण को, समीकरण तो है ये, लेकिन इस समीकरण को हम पहले मानक रूप के हिसाब से व्यवस्थित करेंगे ताकि हमें ये तो कंफर्म हो कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक। इसको मानक रूप में लाने के लिए क्या करेंगे? x से मल्टीप्लाई करेंगे हम। x से मल्टीप्लाई किससे होगा? 23 x से होगा और एक इसे 1 से भी होगा। x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या हो जाएगा? x क्या है। अब x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हो जाएगा 1x या x, हो गया, इक्वल टू 306। अब इसे हम हमारे पक्ष में लेके आ जाएंगे, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। ये जो 306 है इसको हम हमारे पक्ष में लेके आएंगे, बाएं पक्ष में लेके आएंगे, इसका चिन्ह बदल जाएगा, अभी प्लस की इधर आगे किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। और ये आपका द्विघात समीकरण बन गया, क्योंकि इस समीकरण में जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 2 है। और जिस समीकरण की अधिकतम पावर 2 हो इसे हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे बाद में, ठीक है। ना समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, अभी केवल आपको समीकरण बनाना,
हाँ भाई, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर है थर्ड। ठीक है, इसमें दिया गया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन दिया गया अपन इसका। इसमें दिया गया है रोहन की माँ, यहाँ पे दो व्यक्ति है, एक रोहन है एक उसकी माँ है, उससे 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, अब माँ तो बड़ी तो होगी। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी जो आयु है, जो एज है, आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 360 हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। किसकी? रोहन की। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब देखिए, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक तो है आपके पास में रोहन। ठीक, इसके ऊपर रफली समझ लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहेगी। एक तो रोहन है और एक उसकी है माँ। दो व्यक्ति यहाँ पर। अब रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर आयु किसकी कम है? तो जिसकी वैल्यू कम हो या जिसका मान कम हो, हम उसी को x मान लेते हैं। ये बढ़ाने में तो हमको क्या होती है? आसानी होती है। ठीक है, इसलिए हम कम वाली वैल्यू को x मान लेते हैं। इन दोनों में आयु किसकी कम है? रोहन की कम है, तो लिखते हैं माना रोहन की अभी की आयु, कौन सी आयु? वर्तमान। ये वर्तमान आयु है रोहन की। तो रोहन की जो वर्तमान आयु है वो हमने x मान लिया। जब रोहन की आयु अभी x वर्ष है तो उसकी माँ उससे 26 ईयर बड़ी है, तो 26 वर्ष उससे बड़ी है, तो माँ की आयु कितनी जाएगी? x प्लस 26, x प्लस 26 अभी की आयु, वर्तमान आयु। ठीक है, ये अभी की आयु है। लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब अभी, वर्तमान आयु इक्वल टू है x वर्ष। मान लिया उसकी आयु x वर्ष है। अब क्योंकि प्रश्न के अनुसार उसकी मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, मैं 26 ईयर बड़ी है, तो अतः मां की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? इसकी मां की वर्तमान आयु होगी x प्लस 26, x प्लस 26 वर्ष। ठीक, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी के लिए कहे इसमें दिया गया है इसके अंदर। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि अब से 3 वर्ष पश्चात, कब से? वर्तमान आयु अभी जो टाइम है, इस टाइम से 3 वर्ष पश्चात, यहाँ लिखा गया आफ्टर 3 ईयर्स, 3 वर्ष पश्चात। तो पहले हमें इनकी 3 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करनी होगी। ये अभी वर्तमान आयु है। जैसे मान लीजिए अभी मैं कहता हूं, अभी आपकी लगभग नॉर्मली आयु होगी 15-16 के लगभग होगी, मतलब 15 या 16 वर्ष के लगभग आपकी आयु होगी अभी। तो 3 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी? तो आप ये कहेंगे हमारी जो अभी की आयु है उसमें हम 3 ईयर मतलब 3 वर्ष उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारी 3 वर्ष बाद की आयु ज्ञात हो जाएगी। तो जैसे अभी रोहन की अभी की आयु, वर्तमान आयु जो है x है, तो 3 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। ये कब की आयु है? 3 वर्ष पश्चात। इसकी तो आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 हो जाएगी।
रोहन के तो, और उसकी जो माँ है उसकी आयु कितनी हो जाएगी भाई, इसकी भी तो उम्र बढ़ेगी 3 वर्ष पश्चात। ये तो हो नहीं सकती कि माँ की आयु इतनी कितनी रह जाए। ठीक है, तो इसमें भी हम 3 ईयर ऐड करेंगे, तो ये आएगा x प्लस 26 प्लस 3, तो हो जाएगा x प्लस 29। सुना है कैसे है ये? तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, क्योंकि आपको प्रश्न में ये दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया अब से 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, उनकी आयु का जो गुणनफल है, मतलब उनका मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना प्राप्त होगा, 360 प्राप्त होगा, 360 प्राप्त होगा। लेकिन किस आयु को मल्टीप्लाई करना है आपको? 3 वर्ष बाद की आयु को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अभी वर्तमान आयु को मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, 3 वर्ष बाद में जो आयु आएगी उसका मल्टीप्लाई करने पर आपको 360 प्राप्त होता है। ये प्रश्न के अनुसार दिया गया है। ठीक है, लिखेंगे अब 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, लिखेंगे अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। ठीक है, आपको समीकरण बनाना आना चाहिए इस तरीके से। तो रोहन की आयु, अभी की आयु कितनी है इसकी? x। ठीक है, तो अब 3 वर्ष बाद कितनी जाएगी इसकी? x प्लस 3। सुना है कैसे? यहाँ 3 इसमें ऐड कर दिया हमने। अच्छा, अब नीचे लिखेंगे हम 3 वर्ष पश्चात, ये तो रोहन की आयु आ गई। अब 3 वर्ष पश्चात मां की आयु। ठीक है, तो उसकी जो मां है रोहन के, उसकी भी आयु बढ़ेगी। तो अभी उसकी आयु कितनी थी? x प्लस 26। लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 26, 26 मतलब प्लस 3, इसमें 3 और ऐड कर दिया हमने। ठीक है, तो 3 ऐड करने पे कितना हो जाएगा आपके पास में? हो जाएगा x प्लस 29। ये 3 वर्ष बाद की आयु आपको प्राप्त हो गई उसकी मां की, x प्लस 29 वर्ष। और ये किसकी है? रोहन की। लिखेंगे प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 360 है। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार 3 वर्ष पश्चात की जो आयु है उसका गुणनफल। ठीक है, उसका जो गुणनफल है वो कितना है? 360 है। ये आपको प्रश्न में दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे? 3 वर्ष बाद जो रोहन की आयु है उसको और जो उसकी मां की आयु है उसको, दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू क्या कर देंगे? 360 कर देंगे। ठीक है, अभी कर देते हैं हम। मैं समझ में आ गया इतना? देखिए 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी थी? x प्लस 3। मैंने लिख दिया है पे x प्लस 3, फिर इंटू, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है ना आपको, गुणनफल दिया गया। और उसकी मां की आयु कितनी है? x प्लस 29 इक्वल टू 360। ये आपके पास एक समीकरण प्राप्त हो गया। क्योंकि समीकरण क्यों कह रहे हैं इसको हम? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ गया, और जहां भी इक्वल टू का साइन आ जाए हम इसको समीकरण कह सकते हैं। समीकरण तो है, लेकिन ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसके लिए हम इसको पहले मानक रूप में लाएंगे, तो इसके बाद देखेंगे द्विघात समीकरण बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, इसके लिए दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई बीच में साइन किसका? मल्टीप्लाई का साइन है। तो पहले हम 3 को नहीं देखेंगे, पहले हम x का मल्टीप्लाई करेंगे। x का मल्टीप्लाई x से करेंगे कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। अब x का मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो हो जाएगा 29x, 29 बचेगा और x बचेगा। अब x का तो मल्टीप्लाई हो गया इन दोनों से, अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे? हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई x से किया कितना हो जाएगा? प्लस का 3x। अब 3 का मल्टीप्लाई 29 से भी करना होगा आपको। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो जाएगा
9 3 जा 7 और 87, ठीक है, 87 आ जाएगा। इसको सही लिख देता हूँ, 87 इक्वल टू 360, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, अब एक्स स्क्वायर कितने पद है यहाँ पर? आप कहेंगे एक्स स्क्वायर केवल एक ही सिंगल पद है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब एक्स से कितने पद है यहाँ पर? यहाँ पे एक्स के दो पद है, एक 29x है और एक प्लस का 3x है। अब देखिए दोनों में ऐड होगा या सब्ट्रैक्शन होगा? तो दोनों में क्या हो रहा है? अभी ऐड हो रहा। तो 29 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो जाएगा 32, तो प्लस का 32x, ठीक है, प्लस का 87 एजीटी जैसे जैसे। अब जो 360 है इसको भी हम बाएं पक्ष में लेके आ जाते हैं, यहाँ माइनस का हो जाएगा 360 और इक्वल टू में 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो नंबर हो गए, इन दोनों में भी ऐड या सब्ट्रैक्शन कुछ हो सकता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, एक ही पद एक्स स्क्वायर का, प्लस 32x, इन दोनों में ऐड होगा या सब्ट्रैक्शन होगा? इन दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि साइन अलग अलग है, यहाँ माइनस और यहाँ पे क्या प्लस है, तो इनको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 273, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 7 3 और यहाँ बच गया 5 8 गया, तो यहाँ बच गया 7 और यहाँ 2, ठीक है। ये आपके पास में द्विघात समीकरण आता है, समझ गए? यहाँ पे आपके पास में आया एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। समझ में आ गया शायद आपको? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक, इसको साफ कर देते हैं हम, इनको हल करना हम देखेंगे बाद में भी, नेक्स्ट क्लास के अंदर भी। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, सेकंड का ही है, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें दिया गया है एक रेलगाड़ी, ट्रेन जिसको आप बोलते हो, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। लिखिए देता हूं यहाँ पर, एक रेलगाड़ी 480 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है इसके अंदर, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, ठीक है, कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। सीधी सी बात है भाई, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा ही ना, अधिक लेती, ठीक है। ठीक है, ले लिया भाई। आगे क्या कह रहा, ठीक है।
हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। आपको क्या ज्ञात करनी है? रेलगाड़ी की चाल। लेकिन हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, ठीक है, समझिए अब इसको। ठीक है, अब देखो आपको यही दिया गया है इसके अंदर कि एक रेलगाड़ी है। ठीक है, यहां से रवाना होती है, मान लीजिए यहां तक आ रही है रेलगाड़ी। इसकी जो चाल है, चाल का मतलब होता है स्पीड, कि एक समय में, इकाई समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। जिसको आप एक तरह से स्पीड भी कह सकते हैं कि आपके पर आवर स्पीड क्या है, या आप एक घंटे में कितनी दूरी तय करते हैं, इसे हम चाल कहते हैं। इसे हम किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति मिनट, इसके हिसाब से हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, एक ट्रेन है, यहाँ पर ये ट्रेन बन गई है। इसकी मान लीजिए चाल है पहले स्टार्टिंग के अंदर x किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, तो यहां से लेके इसको यहां तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगता है? सॉरी, दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर से। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक आने में मुझे पता नहीं कितना समय लगता है, या कुछ समय लगता है। लेकिन यदि इसकी चाल, जो स्पीड है इसकी, वो इसकी कम होती, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति स्पीड कम होती, तो x माइनस 8 होती इसकी चाल, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। पहले स्पीड ज्यादा थी, अब हमने इसकी स्पीड क्या कर दी? कम कर दी। ठीक है, तो उसको 3 घंटे अधिक लगते हैं। 3 घंटे अधिक लगते हैं, उसको ज्यादा टाइम लगेगा, उसको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा 3 घंटे का, मतलब 3 आवर एक्स्ट्रा टाइम उसको लग जाता है इसी दूरी को तय करने में। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं पहले, माना रेलगाड़ी की चाल, अभी प्रारंभ में इसकी स्टार्टिंग में चाल क्या थी? x किलोमीटर, x किलोमीटर प्रति घंटे या x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर या 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर, ठीक है, अब 8 किलोमीटर पर आवर चाल कम होने पर इसकी जो नई चाल होगी कितनी होगी? वो जाएगी x माइनस 8। स्टार्टिंग में एक बात गई x की स्पीड से, और जब दोबारा वही ट्रेन यहां से जब यहां आती है तो उसकी चाल 8 किलोमीटर हमने कम कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चाल हो गई। ठीक है, अब दूरी कितनी दे रखी है आपको? तय की गई कुल दूरी, तय की गई जो कुल दूरी है वो तो बराबर ही है ना, वो कितनी है? 480 किलोमीटर। अब देखो, तो आपने एक चाल समय दूरी के बारे में पढ़ा होगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर, दूरी इक्वल टू होता है चाल गुणा समय। दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय। इसी से हम चाल का भी फार्मूला बनाते हैं और इसी से हम समय का भी फार्मूला बना सकते हैं। अब आपको इसमें समय की बात हो रही है, आपको दूरी ज्ञात है, चाल हमने मान ही ली, अब आपको क्या ज्ञात करना? समय। ठीक है, क्योंकि आपको समय का डिफरेंस दिया गया है, इसमें डिफरेंस दिया गया है कि इस स्पीड से जो समय लगता है इसमें, और इस स्पीड वाले इस चाल जो समय लगता है उसमें 3 घंटे का अंतर है। इन दोनों चालों के समय में 3 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम क्या निकालेंगे? समय निकालेंगे। तो समय बराबर हो जाता है, इसी से फार्मूला बनता है समय इज इक्वल टू दूरी अपॉन चाल। ये फार्मूला लगाएंगे हम इसके अंदर, लिखेंगे समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बट्टे में चाल होता है। ठीक है, अब देखिए, पहले तो हम निकालेंगे x किलोमीटर प्रति घंटे की
चाल से लगा समय और फिर निकालेंगे x माइनस 8 जो है इसकी चाल से लगा समय। ठीक है, तो किस तरह करके देखो, यहां कर लेते हैं हम। मैं लिखा x किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है, इसी दूरी को 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय। चाल से लगा समय याद कर लेते हैं हम, लगा समय इक्वल टू, आपको समय निकाल रहे हैं हम इस चाल से। ठीक है, दूरी फिक्स है, पहले भी 480 किलोमीटर थी और अब भी 480 किलोमीटर ही है। ठीक है, तो दूरी कितनी है आपके पास में 480, लिख दिया 480 अपॉन, अब चाल कौन सी काम में ले रहे हैं हम, पहले x ये वाली। ठीक है, स्टार्टिंग वाली चाल, तो यहाँ पे x, ठीक है, घंटे। ठीक है, ये इतने घंटे का समय लगा। अब लिखेंगे चाल कम कर दिया आपने, चाल कितने कम कर दी 8 किलोमीटर, मतलब 8 किलोमीटर चाल आपने स्पीड इसकी कम कर दी। तो 8 किलोमीटर प्रति आवर चाल कम होने पर जो नई चाल कितनी थी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर पर आवर है। इसको चाहे तो आप इस तरह से कर सकते हैं, तो लिखेंगे x माइनस 8 पर आवर की चाल, ठीक है, सॉरी ये चाहिए, इसको लिखते हैं किलोमीटर पर आवर की चाल से लगा समय। ठीक है, अब दूरी तो फिक्स है, ठीक, तो 480 अपॉन, अब चाल कितनी है आपकी x माइनस 8, x माइनस 8, ये नई चाल आपके पास है। ठीक है, अब बताइए इनमें कौन सा समय अधिक होगा। देखिए पहले स्पीड ज्यादा थी, ठीक है, तो समय आपको क्या लगेगा, कम लगेगा। अब स्पीड आपने कम कर दी, स्पीड कितने कम कर दी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हमने कम कर दी, तो इस समय क्या होगा, ये ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये होगा ये तो समय है अधिक और ये वाला समय होगा कम। अब इन दोनों टाइम्स के अंदर कितने का अंतर है, 3 घंटे का, कितने का 3 आवर्स का लेंगे। अतः प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, ठीक है, इसमें अधिक वाला समय कौन सा होगा, ये, और ये कौन सा होगा, कम होगा। इन दोनों में 3 घंटे का अंतर आ रहा, तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार 480 अपॉन x माइनस 8, और ये समय यहाँ पे कम होगा। कम क्यों होगा, ये स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा, और स्पीड कम हो गई आपकी तो समय ज्यादा लगेगा। सीधी सी बात है, आप धीरे धीरे चलोगे तब ज्यादा टाइम लगेगा, और आप थोड़ा स्पीडली चलोगे, तेजी से चलोगे तब टाइम कम लगेगा एक ही दूरी को तय करने में, है ना। तो 480 अपॉन x माइनस 8 इज माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब बोलेंगे 3 क्यों आया, क्योंकि आपको इन दोनों टाइम्स के अंदर 3 घंटे का अंतर दिया गया है। ये कह रहा है इसके अंदर ये दिया गया है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। ठीक है, तो ये दोनों में आपको दिया गया था 3 घंटे का अंतर था दोनों टाइम्स के अंदर, इसलिए हमने अधिक वाले टाइम में से कम वाले टाइम को माइनस करके इक्वल टू क्या कर दिया 3 कर दिया। ठीक है, ये आपका समीकरण तैयार हो गया। लेकिन इस समीकरण को हम पहले मानक रूप के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। किस तरह करेंगे इसको हम साफ कर देते हैं, तो समझ में आ गया अक्षय। तो देखिए अब इनका एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, एलसीएम जब हम लेंगे तो यहाँ पे आपको x भी प्राप्त हो जाएगा और x माइनस 8 भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
इस x माइनस 8 वाला जो ब्रैकेट है इसका हम डिवाइड करेंगे इसमें, तो x माइनस 8 से x माइनस 8 वाले कट जाएगा, क्या बचेगा x का मल्टीप्लाई करेंगे 480 से, क्या जाएगा 480 x, ठीक है। अब साइन किसका, मान इसका, तो मान साइन लगा देंगे हम। अब x का डिवाइड करेंगे एलसीएम में, तो x कट जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 8, और x माइनस 8 का मल्टीप्लाई किससे होगा 480 से, दे देंगे 480 इंटू में x माइनस 8 इक्वल टू 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है। अब मल्टीप्लाई होगा 480 का, तो लिखेंगे 480 x माइनस 480 x, इसका मल्टीप्लाई 8 से करेंगे क्योंकि तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा प्लस का 3840 3840 अपॉन x का मल्टीप्लाई से करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे माइनस का 8x इक्वल टू 3 का 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 480x एक प्लस का है और 480x एक माइनस का है, ये आपस में कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। अब इसके नीचे हम क्या मान सकते हैं 1। अब क्या करेंगे हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का तो मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं इन दोनों से, और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 8 से 24x इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो 3840। अब इसको हम बाएं पक्ष में लेके आ जाते हैं, किसमें, बाएं पक्ष में ले आते हैं ताकि मानक रूप में आ जाए, तो समीकरण तो बन गया आपका। अब लिखेंगे हम 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। अब देखिए यदि किसी भी समीकरण में, ठीक है, किसी भी समीकरण में दोनों पक्षों में किसी एक ही संख्या का डिवाइड हो रहा तो हम उसको डिवाइड करके उसको संक्षिप्त रूप में ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 का डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी 3 का डिवाइड हो जाएगा और इसमें भी 3 का डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ऐड करने 15 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इन तीनों में 3 का डिवाइड हो रहा, 3 का डिवाइड कर लेंगे। इसमें 3 का डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं, आप चाहो तो कर भी सकते हैं। यहाँ पे दोनों पक्षों में 3 का या 3 का भाग देने पर या डिवाइड करने पर, मतलब भाग देने पर, ठीक है। 3 का डिवाइड इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका 3 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 8x, ठीक है। और 3 का डिवाइड 3840 में भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 280 ये आपके पास में द्विघात समीकरण आ गया, ठीक है। ये हमने इसको भी द्विघात समीकरण रूप में बता दिया, निरूपित कर दिया। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में ये सीखेंगे इन द्विघात समीकरणों को किस प्रकार से हल किया जाता है और द्विघात समीकरण को हल करने की कौन कौन से मेथड है, मतलब कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, ठीक।